channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 74 of the Indian Contract Act 1872 which deals with damages. I've told you beforehand guys, I've already uploaded 2 videos on damages. Damages is going to be our last chapter of general contracts. Damages को हम 3 sections में study करते हैं, Section 73, 74 and 75. Section 73 को मैंने 2 videos में complete किया guys, बहुत important section है. उसको इन डिटेल मैंने डिस्कस किया है अलॉन्ग विद एवरी पॉसिबल केस लॉ एंड इलस्ट्रेशंस. अगर आपने सेक्शन 73 अभी नहीं देखा, बिफोर यू वॉच दिस वीडियो गाइज यू हैव टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज चैप्टर का नाम है डैमेजेस. इफ समबडी इज हियर ऑन दिस वीडियो और उसको डैमेजेस का मीनिंग नहीं पता एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग डैमेजेस, किसको डैमेजेस ग्रांट किए जाते हैं और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, तो प्लीज गाइज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 74 इन ग्रेटर डिटेल. इट इज क्वाइट रेलेवेंट. वो यहाँ पे भी हम डैमेजेस ही डिस्कस करेंगे एंड इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 75. सो इन टोटल आई विल बी मेकिंग 4 लेक्चर्स ऑन डैमेजेस और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो गाइज बिफोर वी मूव ऑन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with damages. अब guys, damages का जो concept है, इसमें हम section 74 read करेंगे. section 74 को start करने से पहले guys, मैं आपको एक differentiation बताना चाहती हूँ between 2 words which is penalty and liquidated damages. तो सेक्शन 74 को जब आप इन डिटेल रीड करोगे तो आपको वहाँ पे समझने में मिलेगा कि देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन 2 वर्ड्स, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. कई बार क्या होता है गाइस कि बिफोर पार्टीज दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एल्स एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उस टाइम पे मोर ऑफन देन नॉट व्हाट हैपेंस इज कि पार्टीज वो डिसाइड करती हैं एन अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन विच इज टू बी गिवन बाय ईदर ऑफ द 2 पार्टीज हु विल मेक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर पार्टी. सो क्या होता है कि जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज एक अमाउंट को ऑलरेडी प्री डिसाइड कर लेती हैं कि अगर हमारे में से कोई भी पार्टी इन फ्यूचर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये सो एंड सो अमाउंट ऑफ डैमेजेस है विच इज टू बी ग्रांटेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी. कोर्ट डेफिनेटली गाइज इंटरवीन करता है बट कोर्ट का काम ईजी हो जाता है बिकॉज पार्टीज ऑलरेडी प्री डिसाइड कर लेती हैं कि इन केस ऑफ ब्रीच so and so amount of money as compensation or damages will be granted by the defendant or the wrongdoer party to the aggrieved or the plaintiff party. I hope guys आपको damages का basic clear है. अब वहाँ पे section 73 में भी talked about general damages, special damages, remote cause, proximate consequence, इन चीज़ों को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस. अब जब पार्टीज प्री डिसाइड करती हैं उस अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन को, अमाउंट पेएबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब वो अमाउंट 2 तरीके की हो सकती है, इधर लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी. इट मे बी बाय वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस और बाय वे ऑफ पेनल्टी. अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है और फिर हम सेक्शन 74 को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद 2 एक्सप्लेनेशंस एंड 1 एक्सेप्शन टू सेक्शन 74. सो गाइज, सबसे पहले तो जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो डैमेजेस होते हैं, कॉम्पेंसेशन होती है. इनमें क्या होता है, कॉम्पेंसेशन इज फिक्स्ड. लिक्विडेटेड डैमेजेस में कॉम्पेंसेशन को फिक्स कर दिया जाता है एंड इट इज बेसिकली अ जेन्युइन प्री एस्टीमेट ऑफ द लाइकली लॉस. पार्टीज को पता है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कल को कोई भी इंसान ब्रीच करता है तो जो एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय ईदर ऑफ द 2 पार्टीज, उनको पता होता है कि ब्रीच के बाद नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इतना तो होगा. तो क्या होता है कि पार्टीज जेन्युइनली एक जेन्युइन प्री एस्टीमेट लगाती हैं कि अगर ब्रीच होगा तो सामने वाली पार्टी का इतना नुकसान होगा. तो जब आप जिस चीज़ को यू आर लाइकली टू रीजनेबली एंटिसिपेट कि क्या ब्रीच के बाद कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पार्टीज कुछ लिक्विडेटेड डैमेजेस को डिसाइड करती हैं. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है विच आर नॉट असर्टेंड बिफोर हैंड. लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब डैमेजेस विच आर नोन बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि इन केस अगर किसी ने ब्रीच किया तो सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी, पूरी की पूरी कॉम्पेंसेशन विच हैज बीन फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वो डेफिनेटली मिलेगी टू दी प्लेंटिफ पार्टी. सो आई होप आपको समझ आए कि लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे डैमेजेस विच आर प्री डिसाइडेड. इट इज अ जेन्युइन प्री एस्टीमेट ऑफ द लाइकली लॉस which is to be suffered in the event of breach of contract. और यहाँ पे compensation fixed होती है और genuinely fix की जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट नहीं होती, जेन्युइन एस्टिमेट होता है. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है कि जो डैमेजेस का ऑब्जेक्टिव होता है वही लिक्विडेटेड डैमेजेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हैड द अदर पार्टी जिसने ब्रीच किया,
Had that party performed his part of obligation, तो जिस सिचुएशन में दूसरी पार्टी होती है अग्रीव्ड पार्टी, उसको उसी पोजीशन पे लेके आना होता है। मैंने आपको बताया था कि डैमेजेस आर कॉम्पनसेटरी इन नेचर, दे आर नॉट रेस्टिट्यूटरी। हम स्टेटस क्वो मेंटेन नहीं करते, प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन नहीं लेके आते, हम यहाँ पे पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे खड़ा आते कि हैड द कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म्ड, अगर ये पूरा होता तो जिस सिचुएशन में पार्टीज होती उस सिचुएशन में पार्टीज को लेके आया जाता है। इट मीन्स बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रांटिंग डैमेजेस इज टू कॉम्पेंसेट समबडी जिसका लॉस हुआ। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसका नुकसान होने नहीं दिया जाता, तो कोर्ट उसको बाय वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, आपने ऑलरेडी प्री डिसाइड कर रखे थे, तो कोर्ट सिर्फ इंटरवीन करेगा और प्लेंटिफ पार्टी को अगर बनता होगा तो उसको कॉम्पेंसेशन दिला देगा जितना हैज ऑलरेडी बीन प्री डिसाइडेड। कोर्ट का काम इजी हो चुका है। तो गाइज आपको समझ आया। और अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कितनी होगी जो फिक्स कर रखी है, कोर्ट सिर्फ इंटरवीन करेगा ये देखने के लिए कि क्या इन रियलिटी ब्रीच हुआ है, क्या प्लेंटिफ इज समबडी हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट कॉम्पेंसेशन, या वो गलत तरीके से क्लेम करने की कोशिश करता है। कोर्ट सिर्फ इन चीजों को देखेगा। और जो हमारा प्लेंटिफ है, ही ओनली हैज टू प्रूव कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लेंटिफ कोर्ट में जाएगा, ही हैज टू प्रूव कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिफेंडेंट हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नॉन परफॉर्मेंस आई हैव सस्टेन्ड सम काइंड ऑफ लॉस। अब वो कितना लॉस है उसको बताने की जरूरत नहीं है। गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इट इज अ नो लॉस सिचुएशन। कई बार होता है ऐसा कि नो लॉस सिचुएशन भी आती है, आपको कोई लॉस नहीं होता, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस बिल्कुल सेम है, सामने वाले ने ब्रीच किया पर आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ। डिस्पाइट दैट फैक्ट, चाहे आपको इन रियलिटी लॉस हुआ चाहे नहीं हुआ, एनी काइंड ऑफ डैमेज मे और मे नॉट बी सस्टेन्ड, डिस्पाइट दैट फैक्ट आपको नॉमिनल डैमेजेस तो जरूर मिलेंगे। और वो क्यों मिलेंगे? सो एज टू क्रिएट अ डेट्रामेंटल इफेक्ट, ताकि सामने वाला कल को फिर से ये चीज ना कर सके। एक डेट्रामेंटल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। मोरोवर गाइज मैंने आपको बताया था इंजूरिया साइन डैमनम, इट इज बेसिकली एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर लीगल राइट। प्लेंटिफ के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो कोर्ट विल डेफिनेटली इंटरवीन और उसको उतनी अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कोर्ट दिलाएगा जितनी उसकी अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन बनती है। बनती भी इन द सेंस समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, क्योंकि वो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं और लिक्विडेटेड डैमेजेस उतने ही ग्रांट कर दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से जितने डिसाइडेड होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट ही होता है, वो ज्यादा नहीं होता। अब गाइस टॉकिंग अबाउट पेनल्टी, आई होप लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लियर है। अगर मैं पेनल्टी की बात करूं तो पेनल्टी बेसिकली क्या है, वहां पे भी एक कॉम्पेंसेशन फिक्स कर दी जाती है पार्टीज की तरफ से एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना है कि पेनल्टी में बहुत ही एक्सेसिव और हाईली डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट को फिक्स किया जाता है। एक तरीके से आप बोल लो कि एक एक्सेसिव और मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जाती है। एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जाती है कि इन केस ऑफ ब्रीच बाय ईदर ऑफ द टू पार्टीज, ये पार्टी इस पार्टी को, यानी कि जो डिफेंडेंट है वो अग्रीव्ड पार्टी को सो एंड सो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन देगी, या तो इतनी या इससे बिलो। एक इलस्ट्रेशन देती हूँ फिर हम बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सपोज गाइस देयर इज अ पर्सन ए ने कहा बी को कि आई विल बी गिविंग यू 500 रुपीज एंड इन केस ऑफ ब्रीच, अगर मैंने आपको ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एज प्रोमिस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं आपको 500 रुपीज नहीं दूंगी तो आपको मैं एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच मैं आपको 1000 रुपीज दूंगी। अब गाइज आप देखो, इट इज समथिंग विच इज वेरी एक्सेसिव एंड हाईली डिसप्रोपोर्शनेट टू द लाइकली लॉस। ए ने बी को 500 रुपीज देने थे, अगर ए अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आपको लगता है कि बी को 500 रुपीज से ज्यादा लॉस होगा? नहीं। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि ये पेनल्टी है। इट इज बेसिकली कॉम्पेंसेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होते क्योंकि एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं है। पेनल्टी में मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जाती है, या तो उतनी ही लिमिट कोर्ट दिलाता है आपको, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा कोर्ट नहीं जा सकता, और बिलो दैट आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी जितना कोर्ट को रीजनेबल लगेगा। आई होप गाइस आपको समझ आए कि 500 के बदले में आपको 1000 दूंगी इन केस ऑफ ब्रीच। इट इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो पेनल्टी में क्या होता है, कॉम्पेंसेशन फिक्स होती है बट वो मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है विच इज एक्सेसिव एंड हाईली डिसप्रोपोर्शनेट टू द लाइकली लॉस। अब गाइस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पेनल्टी? पार्टीज पेनल्टी को क्यों स्टिपुलेट करती हैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट में? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो कि 500 के बदले में आपको 1000 रुपीज दूंगी इन केस ऑफ ब्रीच, तो वहां पे आपको क्या लगेगा, 1000 देने से अच्छा तो मैं 500 रुपीज दे दूं। तो बेसिकली पेनल्टी का मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को सिक्योर करना इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मोर ओवर गाइज अगेन एक टेरर क्रिएट करना, एक डेट्रामेंटल इफेक्ट क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दिस स्टिपुलेशन विच इज जनरली फिक्स्ड बाय वे ऑफ पेनल्टी इज फिक्स्ड इन टेररम। इन टेररम मतलब सो एज टू क्रिएट अ डेट्रामेंटल इफेक्ट कि सामने वाला ब्रीच करे ही ना, एंड यू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट।
तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, कितनी मिलेगी, लिक्विडेटेड डैमेजेस में तो जितनी फिक्स्ड होती है उतनी मिल जाती है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट पेनल्टी, पेनल्टी में क्या होता है गाइस कि मैक्सिमम लिमिट हैज बीन फिक्स्ड, तो वहां पे कोर्ट को जितना रीजनेबल लगेगा उतना वो आपको देंगे। कोर्ट के नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड, बट उसके बिलो वो कितनी भी अमाउंट डिफेंडेंट को बोल सकते हैं कि आपने प्लेंटिफ को ग्रांट करनी है, एज द कोर्ट सीम्स फिट एंड रीजनेबल, उतनी कोर्ट आपको दिलाएगा। अब गाइज यहाँ पे बेसिकली प्रूफ क्या करना होता है, आपको इतना तो प्रूफ करना ही होगा कि डिफेंडेंट हैज मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, ईदर ऑफ द टू पार्टीज हैज मेड अ ब्रीच, क्योंकि ब्रीच हुआ, इन द इवेंट ऑफ दैट ब्रीच ही तो आपको डैमेजेस मिलेंगे। अब वो लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं और वो पेनल्टी भी हो सकती है। ये क्वेश्चन कब आएगा कि लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे या पेनल्टी मिलेगी, जब पार्टीज ने ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट प्री डिसाइड कर रखा था, तब हम इस सेक्शन 74 को यूज में लेते हैं when it has already been pre-decided। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम प्रूविंग कि सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, यू ऑल्सो हैव टू प्रूव द एक्सटेंट ऑफ लॉस और डैमेज सफर्ड बाय यू। मैंने आपको बताया कि लिक्विडेटेड डैमेजेस में नो लॉस सिचुएशन हो सकती है, तब भी आपको नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे, उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। बट पेनल्टी में गाइस क्या होता है कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम proving or showing that defendant has made a breach of his part of obligation, आपको ये भी बताना है कि what is the extent of loss or damage actually suffered by you, क्योंकि guys जितनी आपको amount of loss suffer होगा उसी के with regards proportionate to that court आपको damages grant करेगा, क्योंकि पेनल्टी में क्या है, मैक्सिमम लिमिट फिक्स हो चुकी है, उसके उतनी या उसके विदिन कोर्ट आपको जितना उसको रीजनेबल लगेगा वो उतना दिलाएगा। तो जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना ज़्यादा कोर्ट को रीजनेबल लगेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी दिलाई जाए। आई होप आपको समझ आए कि यू विल बी इंडेमनिफाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिकली द अमाउंट ऑफ लॉस विच यू हैव सफर्ड। इट शुड बी जो आपको इंडेमनिफाई किया जाएगा, इट विल बी रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय यू, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि आपको कितनी इन रियलिटी अमाउंट ऑफ लॉस सफर हुआ। आई होप गाइज आपको एग्जाम्पल समझ आई, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का कॉन्सेप्ट भी समझ आया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट गाइस कि हाउ डू यू नो वेदर अ पर्टिकुलर स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट में तो लिख दिया, एक स्टिपुलेशन डाल दी, एक स्टेटमेंट डाल दी कि यहाँ पे हम इतनी अमाउंट देंगे टू द अदर पार्टी इन केस ऑफ इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ना हाउ डज द कोर्ट नोज कि क्या वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है उतनी ही अमाउंट देनी है एज रिटन, या फिर हमें अपनी डिस्क्रिशन यूज करनी है। तो गाइज इट मेयरली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के इंटेंशन पर डिपेंड करेगा। अगर पार्टीज का इंटेंशन at the time of entering into a contract was to secure performance of a contract, so what do you think, वो क्या होगी, पेनल्टी होगी, डेफिनेटली वो पेनल्टी होगी if their intention और major objective is to secure performance of the contract। but guys अगर पार्टीज का इंटेंशन ये है कि मुझे कॉम्पेंसेट कर दिया जाए फॉर एनी लॉस दैट आई हैव सस्टेन्ड, तो कोर्ट क्या करेगा, उनको लिक्विडेटेड डैमेजेस दिलाएगा और सेक्शन 73 को फिर वो यूज करेगा। आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है कि सिर्फ इंटेंशन पे डिपेंड करता है, तो कोर्ट उस इंटेंशन को देखते हुए समझ पाएगा कि क्या एक पर्टिकुलर स्टिपुलेशन इज अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी को देखते हुए कॉम्पेंसेशन ग्रांट करेंगे। आई होप गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। नाउ इफ आई रीड सेक्शन 74, बहुत ईजी है, मैं आपको सब कुछ ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसकी हेडिंग देख लो। इट इज कॉम्पेंसेशन, इट मीन्स डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा ब्रीच होगा तभी क्वेश्चन ऑफ डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन अराइज होगा। आई होप यू आर वेरी वेल अवेयर। अब कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, पेनल्टी यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज लिक्विडेटेड डैमेजेस की भी रेफरेंस है ब्योर एक्ट में, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करोगे तो जहाँ पे पेनल्टी स्टिपुलेटेड है ऑलरेडी लिख रखी है, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हाउ मच कॉम्पेंसेशन इज टू बी ग्रांटेड, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सेक्शन 74 इज क्लियर। नाउ गाइज टॉकिंग अबाउट explanation 1 2 along with exception to section 74 beginning with exception 1। guys अब मैं आपको इसकी एक इलस्ट्रेशन पहले दूंगी, दो इलस्ट्रेशंस को देखेंगे और उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे। इलस्ट्रेशन सपोज ये है कि A is somebody who owes money to B, A ने B को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देनी है। अब A बोलता है कि आई विल बी पेइंग यू 1000 रुपीज ड्यू फ्रॉम मी बेसिकली टू यू। A ने B को 1000 रुपीज देने हैं। A सेज टू B कि मैं आपको 1000 रुपीज दूंगी एंड अलॉन्ग विद 12 और 15% इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के विद इन मैं आपको 1000 रुपीज भी दूंगी और एट द रेट ऑफ 12 और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको दूंगी। बट इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, अगर मैंने ब्रीच किया
यानी कि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स आपको मैंने प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ 1000 रुपीज़ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट प्रॉमिस्ड अगर आपको नहीं दिया तो जो हमारी 6 मंथ्स के बाद जो डेट ऑफ डिफॉल्ट होगी यानी कि डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी उस दिन मैं आपको 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगी। गाइज अब आप देख रहे हो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यू हैव एन ऑब्लिगेशन कि ए ने बी को 1000 रुपीज़ देने हैं बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स और विद इन दोज 6 मंथ्स आपको 1000 रुपीज़ देने हैं अलॉन्ग विथ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। बट ए बोलते कि अगर मैं डिफॉल्ट कर गई देन ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस जिस दिन मैंने डिफॉल्ट किया उस दिन के बाद से 12% नहीं मैं आपको 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी। सो व्हाट इज इट, इसको हम बोलते हैं पेनल्टी। आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि इट इज समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन प्री एस्टिमेट, इट इज समथिंग विच इज वेरी एक्सेसिव एंड हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट टू द यू नो लाइकली लॉस। बी को इतना लॉस तो होगा भी नहीं कि 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले और 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट यू नो डिस्प्रोपोर्शनेट, हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो वहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है। दूसरी में आपको और इलस्ट्रेशन देती हूँ कि सपोज देयर आर 2 पीपल ए एंड बी, A says to B कि I have to give you some amount of money but मैं आपको पैसा नहीं दूंगी, I'll be delivering you 10 mounds of grains. And then A says कि if in case of breach अगर मैं आपको 10 mounds of grains नहीं दूंगी I'll be giving you 20 mounds of grain. अब गाइज आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि इट इज समथिंग विच इज बाय वे ऑफ पेनल्टी। इसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं कहेंगे, ये पेनल्टी होती है और ये चीज़ हम नहीं कहते, सेक्शन 74 की एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्लियरली बोलती है कि एनी स्टिपुलेशन अगर कोई स्टिपुलेशन अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी स्टिपुलेशन और अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, जिस दिन आपने डिफॉल्ट किया यानी कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स अगर आपने डिफॉल्ट किया या फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी 2021 को 10 मॉन्ड्स ऑफ ग्रेन्स देने थे बट यू हैव मेड अ डिफॉल्ट, तो जो आपकी डेट ऑफ डिफॉल्ट होगी उस डेट ऑफ डिफॉल्ट के बाद अगर आपने ऐसा लिखा है अ स्टिपुलेशन हैज़ बीन एडेड फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट बट कोई और इलस्ट्रेशन भी, इसीलिए मैंने आपके साथ सेकंड इलस्ट्रेशन भी डिस्कस करी। इंटरेस्ट हियर नॉट ओनली मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% से 75% तक इंक्रीज हो गया बट 10 मॉन्ड्स से 20 मॉन्ड्स देना भी इज समथिंग विच इज बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो दैट स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज बाय वे ऑफ पेनल्टी, तो उसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं कहेंगे। इट मीन्स कि अगर एक इंसान ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ज़रूरी नहीं कि उसको 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना होगा या उसको 20 मॉन्ड्स ऑफ ग्रेन्स ही देने होंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस अगर वो पेनल्टी है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी जितना उसको रीजनेबल लगेगा, प्रोवाइडेड प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव द एक्सटेंट और अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय दैट पर्सन। तो ज़रूरी नहीं कि आपको 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना है या 20 मॉन्ड्स ही देने हैं ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए क्लियरली एक्सप्लेनेशन 1 ने एक्सप्लेन किया है कि अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। साफ साफ इस तरीके से लिख रखा है कि इट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी और वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितनी आपको अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन फिर देनी है, बिकॉज डिस्क्रिशन रहती है कोर्ट की इन केस ऑफ पेनल्टी। मैक्सिमम लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द पार्टीज जॉइंटली बट अब कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लुकिंग इनटू द मैटर कि प्लेंटिफ को कितना लॉस सफर हुआ और वो डिपेंड करेगा कि प्लेंटिफ किस एक्सटेंट तक प्रूव कर पाता है कि मुझे एक्चुअल में कितना लॉस हुआ। इज इट? अब गाइज टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन 2 विच इज़ वेरी ईजी। एक्सप्लेनेशन 2 सिर्फ इतना बोलते कि अगर किसी भी इंसान ने कोई बेल बॉन्ड कोई रिकॉग्निजेंस साइन किया है, ठीक है, अंडर एनी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट और अंडर एनी लॉ, इफ यू हैव साइंड एनी बेल बॉन्ड एनी रिकॉग्निजेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, रिकॉग्निजेंस इज नथिंग बट अ बॉन्ड, बेसिकली आप एक बॉन्ड समझ सकते हो। तो इफ अ पर्सन हैज साइंड एनी बॉन्ड अंडर एनी लॉ और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन। अब हम एक एक्सेप्शन की डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 में बाद में डिस्कस करूंगी। टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहाँ पे रिलेटेड है एक्चुअली एक्सप्लेनेशन 1 से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन में वही डिस्कस करूँ कि अगर आपने कोई भी बॉन्ड साइन किया है, अगर आपने कोई भी रिकॉग्निजेंस साइन करी है, राइट, अंडर एनी स्टैट्यूट अंडर एनी लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और आपको पता है कि दैट बॉन्ड ऑफ योर्स इज समथिंग विच इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज इन फेवर ऑफ पब्लिक। तो मैंने आपको लिखा यहाँ पे बॉन्ड, आपने ऐसा कोई भी बॉन्ड साइन किया विच इज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी एंड इन केस यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ दैट बॉन्ड,
बेल बॉन्ड और रिकॉग्निजेंस और एनी अदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट अगर आपने उसका ब्रीच किया है तो वहाँ पे चाहे वो पेनल्टी हो आपको 100% उतनी ही अमाउंट देनी है। अब कंफ्यूज होने की जरूरत है, इलस्ट्रेशन देती हूँ। सपोज गाइस देयर इज अ पर्सन ए बोलता है कि आई हैव टू अपीयर इन द कोर्ट ऑन सो एंड सो डेट, इस दिन मुझे कोर्ट में अपीयर होना है। एंड इन केस उसने एक बेल बॉन्ड साइन किया, रिकॉग्निजेंस को साइन किया कि आई हैव टू अपीयर इन द कोर्ट ऑन सो एंड सो डेट। एंड इन केस ऑफ ब्रीच अगर मैं कोर्ट में उस दिन नहीं आया, ये नहीं आई, आई विल बी पेइंग 500 रुपीज़। अब गाइज ये चीज़ है तो क्या पेनल्टी, यानी कि लिखा है कि जरूरी नहीं कि वो जो अमाउंट है, बेसिकली यहाँ लिखा है लायबल टू पे दी होल सम, जितना आपने प्रॉमिस किया वो 500 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है। इट मे बी लिक्विडेटेड डैमेजेस, जेन्युइन प्री एस्टीमेट और पेनल्टी, चाहे वो पेनल्टी है चाहे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है। गाइस जितनी आपने होल सम प्रॉमिस किया है उतना आपको पे करना है इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि इट वॉज समथिंग विच वॉज इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया कि आपने प्रॉमिस किया, ए प्रॉमिस्ड टू समबडी कि मैं कोर्ट में अपीयर होंगी ऑन सो एंड सो डेट, एंड इन इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं इस बॉन्ड को पूरा नहीं करूंगी आई विल बी पेइंग 500 रुपीज़। अब वो 500 रुपीज़ बाय वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकता है, वो पेनल्टी भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब चाहे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस चाहे वो पेनल्टी है, जितना आपने अमाउंट प्रॉमिस किया है उतना आपको देना है। अब आपको ये तभी समझ आए कि हम इसको एक्सेप्शन में क्यों डिस्कस करते हैं, बिकॉज सेक्शन 74 में हमने क्लियरली देखा था कि पेनल्टी में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। मैक्सिमम लिमिट एक इंसान फिक्स करता है, पार्टीज देमसेल्व्स वो मैक्सिमम लिमिट फिक्स करती है, बट अब कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि कितनी पेनल्टी आपको दिलाई जाएगी। बट गाइज एक्सेप्शन क्लियरली बोलती है, तभी वो एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा कोई भी बॉन्ड आपने साइन किया है विच इज़ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, विच इज़ इन द नेचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पॉलिसी है, जनता के हित में है। अब अगर आप कोर्ट नहीं अपीयर होते हो ऑन सर्टन डे एंड डेट, तो वो क्या कर रहे हो, आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हो, पब्लिक का इंटरेस्ट है, आपके ऊपर कोई ना कोई केस है, तभी आपको कोर्ट में अपीयर होना है। नॉर्मल पर्सन कैन नॉट, ऑब्वियसली डज नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वही लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई भी ऐसा बेल बॉन्ड या रिकॉग्निजेंस आपने साइन किया है which is for the performance of any public duty or anything जहाँ पे public is interested, अगर आप उसका breach करते हो तो you are liable to pay the entire amount of money, be it by way of damages, liquidated damages और penalty, आपको पूरी amount वहाँ पे pay करनी है, because it is something which is, या आप कह सकते हो जनता के हित में है, पब्लिक के लिए है वो, तो इसीलिए आपको पूरी अमाउंट को जो है वो देना है। वो क्लियरली एक्सेप्शन में लिखा है। आई होप गाइज आपको एक्सेप्शन समझ आ चुकी है, तभी वो एक्सेप्शन है कि होल सम नॉट ओनली रेफर्स टू डैमेजेस, यहाँ पे पेनल्टी भी आएगी। आई होप आपको समझ आ चुका है। टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन 2, बहुत ईजी है। एक्सप्लेनेशन 2 गाइज सिर्फ इतना बोलते कि अगर एक इंसान ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, if a person has entered into a contract either with central or state government, it does not necessarily mean कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है which is for public benefit। गाइज आपको लगता है कि हमने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहाँ पे डेफिनेटली पब्लिक माइट बी इंटरेस्टेड, इट माइट इन्वॉल्व पब्लिक, इट माइट बी अ पब्लिक ड्यूटी, ऐसा लगेगा आपको। तो गाइज एक्सप्लेनेशन 2 क्लियरली बोलती है कि अगर किसी भी इंसान ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मे बी अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। पब्लिक हर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती। एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। सपोज देयर इज अ पर्सन ए is a builder and he contracts with government of India for a works contract। works contract मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कोई काम करवाना है, some construction work, construction of some building or any developmental project, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को शुरू करवाना, तो गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बिल्डर। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि इन केस ऑफ ब्रीच हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज़ देंगे, जो भी डिफेंडेंट होगा वो दूसरी पार्टी को 5 लाख रुपीज़ देगा। अब यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी, इट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कोर्ट का काम है डिसाइड करना कि कितना यहाँ पे आपको कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। लिक्विडेटेड डैमेजेस तो पूरा 5 लाख रुपीज़ मिलेगा। अगर इट इज समथिंग बाय वे ऑफ पेनल्टी, सिर्फ इन टेररम फिक्स किया था डेट्रामेंटल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सो एज टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट 5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, बट विद इन 5 लाख आपको कितनी भी अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द प्लेंटिफ पार्टी। आई होप ये समझ आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, वही लिखा है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करो, सो डू यू थिंक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पब्लिक इज इन्वॉल्व, या आपकी कोई पब्लिक ड्यूटी है? नो, यू हैव एन ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ओनली। तो एक्सप्लेनेशन 2 क्लियरली बोलते कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
does not necessarily imply, does not necessarily mean that it is a contract जहाँ पे public is involved or it is for public duty, it is in performance of some public interest. So guys, I hope आपको समझ आ चुका है कि हर एक contract with government of India does not necessarily mean that, और ये explanation clearly बोलती है explanation 2 to section 74. I hope guys आपको section 74 clear हो चुका है. बहुत easy section है, illustrations बहुत अच्छी हैं इसकी. Basically मैंने एक penalty की illustration discuss करी थी आपके साथ कि penalty क्या होती है. उसके बाद I talked about 2 illustrations जहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 को हमने डिस्कस किया. देन आई टॉक्ड अबाउट 1 मोर इलस्ट्रेशन जहाँ पे हमने एक्सेप्शन को डिस्कस किया, एंड आई टॉक्ड अबाउट येट अनदर इलस्ट्रेशन जहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन 2 को डिस्कस किया. तो सेक्शन 74 इज क्लियर गाइज. सेक्शन 75 बहुत ईजी है, अगैन इससे भी ईजी है सेक्शन 75. आई विल बी कमिंग अप विद सेक्शन 75 वेरी सून, एंड देन डैमेजेस विल बी कंप्लीटेड. सो गाइज टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय.